हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 1986 वाला पढ़ा था। मैंने कहा था कि 2006 वाला भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, जो इसकी मुझे पीपीटी मिली है भारत सरकार की वेबसाइट्स पर, वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ जितनी भी ये एक्ट हैं, चाइल्ड एक्ट, वो सभी किस में दिए गए हैं, वो सभी जो इसकी पीपीटी है वो सभी इंग्लिश में दी गई है। तो औरों की पीपीटी तो अभी इंग्लिश हिंदी में मिल जाती है, लेकिन इसकी पीपीटी एकदम इंग्लिश में दी गई है अधिनियम को। तो इसकी जो ट्रांसलेशन है हमने कुछ गूगल से करी है। तो हो सकता है एक दो शब्द इधर उधर हो गया हो, क्योंकि भाई गूगल में एक्यूरेट हिंदी नहीं लिख सकता वो। तो एक दो शब्द इधर हो गया। वैसे एक दो ही शब्द हुआ है, ज़्यादातर तो शब्द इसमें सही हैं। मैंने देखे हैं, चेक करें अपने आप। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो ये क्लास रहेगी वो बायलिंगुअल रहेगी, दोनों इंग्लिश और हिंदी में। पीपीटी भी मैं आपको दे दूंगी, इसकी पीडीएफ, सॉरी। तो आप लोगों की डिमांड आई थी कि हिंदी में भी पढ़ाई, इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो दोनों में ही चलेगी ये क्लास। अच्छा, मैं समझाऊंगी हिंदी में, आप सभी को इंग्लिश में भी प्रोवाइड लेकिन कर दिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये चैप्टरों में डिवाइड है। चैप्टर 1 इसमें बोला गया है प्रिलिमिनरी। तो देखते हैं अब क्या है इसमें। देखिए, पहले में बोला गया इस अधिनियम को अनैतिक व्यापार रोकथाम संशोधन अधिनियम 2006 कहा जाएगा। यानी इस हिसाब से तो भाई आपके पेपर में यही आने वाला है। 1986 वाला है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके पेपर में बोला गया है कि अनैतिक व्यापार संशोधन अधिनियम 2006, 1986 का नहीं दिया गया। तो आप इसे तो ज़रूर याद करिएगा, ठीक है। उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है कुछ जो 1986 के कुछ जो एक्ट हैं, जो अधिनियम है, उनमें संशोधन किया गया है, तभी तो 2006 वाला बनेगा। यानी आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा और ये भी। तो अब इसका जो नाम है ये अनैतिक व्यापार रोकथाम 2006 अधिनियम कहा जाएगा। यही पहले वाले में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006। फिर बोला गया है यह उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है। यानी गैजेट्स में जिस अधिसूचना को नियुक्त करेगी वो, इस तारीख के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती हैं। अब इसका चैप्टर 2, ये चैप्टर 1 में केवल उतना ही दिया गया था, अब ये इसका चैप्टर 2 है। तो हम हिंदी वाले पोर्शन पे पहुंचते हैं, ठीक। वही इंग्लिश का ये दूसरा चैप्टर है, इसे दूसरा अध्याय चैप्टर 2 लिख दीजिए, ठीक है। चैप्टर 2 बोला गया अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 में संशोधन, यानी इसमें संशोधन हुआ है, उसके बारे में बोला गया है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 2 में, देखिए जो हमने पीछे पढ़ के आए 1956 की, उसकी धारा जो 2 है, धारा 2 क्या होती है, परिभाषाएं होती हैं धारा 2 में। उसके इसके बाद 10 मूल अधिनियम में रूप संदर्भित, यानी धारा 2 में ये हमने बालक की परिभाषा जानी थी। तो खंड ए में शब्द 16 वर्ष के स्थान पर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। अब आपको ध्यान रखना है, जो अब इसमें बालक कहलाएंगे वो कितना कहलाएंगे, 16 वर्ष नहीं कहलाएंगे, 16 वर्ष गलत हो जाएगा, कितने कहलाएंगे, 18। अब आपके पेपर में आएगा क्या, आपके पेपर में आएगा अनैतिक व्यापार रोकथाम के लिए बालक की संख्या आयु कितनी है, तो आप 16 नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि 16 1956 में हुई थी और आपका पेपर जो है वो उसमें 2006 का दे रखा है। 2006 के अनुसार, संशोधन के अनुसार जो बालक की आयु है वो 18 वर्ष है, ये आपको याद रखनी है। खंड सी ए किसका, 1956 का सी ए जो हम पीछे पढ़ के आए, और सी बी हटा दिए जाएंगे, सी ए और सी बी दोनों हटा दिए गए हैं। खंड ए का जो एफ है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए हमने शब्द जाना था, वाणिज्यिक प्रयोजन, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हमने को हटा दिया गया है यहाँ पर। और क्या ला दिया गया है, शब्दों के बाद या के लिए शब्द पैसे में या किसी अन्य प्रकार के प्रतिफल डाला जाएगा। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए हम बोलते थे ना कि भाई वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अगर कोई वैश्यवृत्ति कर रहा है तो यहाँ पर वाणिज्यिक प्रयोजन नहीं आएगा, इसकी एकदम सही डेफिनेशन नहीं निकली, इसकी वजह से हटा दिया। तो सीधे सीधे इसमें लिखा गया या तो इस शब्द को आप रखते हैं तो शब्दों के बाद पैसे में अन्य प्रकार के प्रतिफल डाला जाएगा। एक बार पीछे इंग्लिश वाले पार्ट पर देख लेते हैं। इसमें बोला गया 16 ईयर, द वर्ड 18 ईयर कर दिया, ठीक। क्लॉजेस सी ए और सी बी क्या हटा दिए गए, हटा दिए जाएंगे।
एफ बी हटा दिया जाएगा, ये बोल दिया है ना। द फॉर कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल पर्पस यानी वाणिज्यिक जो है उसकी जगह पर मनी रखा जाएगा, और इनका या मनी या इसकी तरह ही पैसे या मनी की तरह इस तरह के शब्द लिए जाएंगे। ठीक, अब आगे इसी के 3 में बोला गया है कि मूल अधिनियम की धारा 3 में, जो हमने पीछे 1956 में पढ़ के आए थे, उसकी धारा 3 थी कि उपधारा 1 में निम्नलिखित उपधाराएं 10 होंगी, प्रतिस्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से प्रतिस्थापित किए गए वो देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो वैश्यालय रखता है या प्रबंधित करता है, रखने का प्रबंधन में कार्य करता है या सहायता करता है, उसे पहली बार दोष सिद्धि के लिए कम से कम 2 साल की सजा की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाएगी। देखिए, पहली बार अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ इस तरह की क्रियाकलाप करवाता है, वैश्यालय रखता है, तो उसे पहली बार में सजा कितनी मिलेगी? 2 साल की सजा मिलेगी, कठोर कारावास मिलेगा। और ये बढ़कर कितना हो सकता है? 3 साल भी हो सकता है, ये इसमें बोला गया है। और दूसरी बार अगर कोई करता है, दोष सिद्धि पाया जाता है, तो कठोर कारावास की सजा होगी, और जिसकी अवधि कितनी होगी? 3 साल से कम नहीं होगी, कम से कम मैक्सिमम कितनी होगी? 3 साल होगी। अगर कोई दूसरी बार पकड़ा जाता है तो, और 7 साल तक कर दी जा सकती है। और जुर्माना भी देना होगा, जुर्माना 2 लाख रुपए है। और ये सब क्यों चीज़ें बढ़ी हैं? क्योंकि भाई इस तरह की घटनाएं बढ़ती गई हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। एक बार इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए, ये बोला है, एनी पर्सन हु कीप और मैनेज, एक्ट और असिस्ट इन द कीपिंग और मैनेजमेंट अ ब्रोदल, ब्रोदल यानी वैश्यालय का लिया गया है यहाँ से, shall be punishable on first conviction with rigorous imprisonment for a term for not less than 2 year, यानी 2 साल से कम का नहीं होगा, और बढ़कर कितना हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा। ऑल्सो फाइन 10,000 रुपीज़, फाइन भी है 10,000 रुपीज़ इन इवेंट ऑफ 15 सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। और दूसरी बार हमें कितना दिया गया था? 3 साल से, अगर दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 3 साल से 7 साल यहाँ बोला गया है, और 2 लाख रुपए का जुर्माना। यही बात है इसमें भी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो चुका है। अब 4th में देखते हैं। 4th में बोला गया है इसमें क्या? मूल अधिनियम की धारा 4 में उपधारा 1 में, यानी सेशन, धारा को इंग्लिश में सेशन बोलते हैं, सेशन 4 में प्रिंसिपल एक्ट और सबसेशन 1 में जो नाबालिग या नाबालिग को, जो और अ माइनर, नाबालिग शब्द को हटा दिए जाएंगे, नाबालिग शब्द जो है वो हटा दिया जाएगा। अब यानी अब समझिए, जब ये मूल अधिनियम की धारा 4 में नाबालिग शब्द को हटाया जा रहा है, तो यानी ये सब पे लागू है। अगर ये सबके साथ गलत होता है किसी भी नाबालिग को छोड़ करके, ठीक है, धारा 4 में ही बोला गया है, तो ये सब पे लागू होगा। मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में परंतु के स्थान पर निम्नलिखित हैं। प्रोवाइजो, यानी प्रोवाइजो एक तरह से नियम है, ठीक है। क्या अर्थ है इसका? नियम, परंतु या नियम, या आप शर्त रखेंगे इसकी जगह, ठीक। प्रोविजो, तो बोला गया है इसमें कि अगर इस शब्द उपधारा में जो प्रोविजो दिया गया है, यानी नियम दिया गया है, नियम या शर्त के स्थान पर निम्नलिखित है। क्या है? प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति इसके संबंध में उपधारा के तहत अपराध किया गया है, वह बच्चा है, तो इस उपधारा के तहत प्रदान की जाने वाली सजा कम से कम अवधि के लिए कम से कम कितनी होगी? कठोर कारावास तक बढ़ दी जाएगी, और 7 वर्ष से अधिक लेकिन जीवन तक बढ़ सकता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। provided that if person in respect of whom an offence committed under this subsection is a child, अगर इस सबसेक्शन में बच्चे कोई जो है वो बालक है, तो the punishment provide under this subsection shall extend rigorous imprisonment for a term of not less than 7 years, यानी 7 साल से कम नहीं होगा पनिशमेंट अगर कोई इसमें बालक है तो, ये बोल दिया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 6th में बोला गया है
मूल अधिनियम की धारा 5, वही 1956 का मूल अधिनियम है, के बाद निम्नलिखित धाराएं जोड़ी जाएंगी। यानी धारा 5 जो मूल अधिनियम में दिया गया है उसके बाद कुछ धाराएं जोड़ी जाएंगी, वो बोली गई है 5A जोड़ी गई है। उसमें बोला गया है जो कोई वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय या प्राप्त करता है, धमकी या बालक का प्रयोग या जबरदस्ती, अपहरण, धोखाधड़ी, धोखा या शक्ति का दुरुपयोग, असुरक्षित स्थिति। सी में बोला गया है कि सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान, लाभ देना, प्राप्त करना, ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है, व्यक्तियों की तस्करी का अपराध करता है। तो अब इसका स्पष्टीकरण दिया गया, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो क्या क्या होगा इन लोगों के साथ। यानी जो धमकी या बल का प्रयोग करके जबरदस्ती अपहरण कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है कोई व्यक्ति, और असुरक्षित स्थिति उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, या लाभ देने के लिए कह रहा है, जो भी इस तरह की कार्य करवा रहा है उस महिला या किसी से भी। तो बोला गया है जहाँ कोई भी व्यक्ति भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, आश्रय प्राप्त करता है वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जब तक कि विपरीत साबित ना हो जाए यह माना जाएगा कि उसने भर्ती किया है, परिवहन किया है। यानी जब तक ये आप प्रूफ नहीं कर देते कि ये मैंने काम नहीं किया, जब तक आपको ही दोषी ठहराया जाएगा, इसमें यही बोला गया है। स्थानांतरित किया गया है, प्रश्रय दिया गया है या प्राप्त किया गया है वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा, ठीक। यानी जो व्यक्ति किसी अन्य जिसके साथ ये पीड़िता है उसके साथ इस तरह का कार्य करेगा और अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो जब तक जो व्यक्ति इसको लेकर आया है पीड़िता को, उसको ही क्या माना जाएगा, व्यक्ति को दोषी माना जाएगा जब तक वो सिद्ध नहीं कर देता। अब 5B में बोला गया है कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तियों की तस्करी करता है, ठीक, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यही बोला गया है। दूसरी बार बाद की सजा की स्थिति में आजीवन कारावास भी हो सकता है। इंग्लिश में एनी पर्सन हु कमिट ट्रैफिकिंग, यानी वही बोला गया मानव तस्करी, ट्रैफिकिंग और पर्सनों की करता है, शैल बी पनिशेबल फॉर फर्स्ट कन्वेंशन विद रेग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, 7 साल से कम की सजा नहीं होगी, यही बोला गया इसमें। सेकंड बार तो आजीवन भी हो सकती है, ठीक, फॉर लाइफ टाइम। कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तियों की तस्करी करने का प्रयास भी करता है यदि, या उसे बढ़ावा देता है, प्रवोक करता है, बढ़ावा देता है, तो क्या होगा, उससे भी व्यक्तियों की ऐसी तस्करी करने वाला माना जाएगा, वह वहाँ यह पहले वर्णित सजा से दंडनीय होगा। यानी पहले वर्णित कौन सी सजा, या तो 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, आजीवन हो सकती है। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोला गया, पहला वाला तो बोला गया कोई व्यक्ति ऐसा करता है, दूसरा बोला गया है यानी मान लीजिए कोई इंतज़ाम करवा रहा है इस तरीके से, तो वो इसी के अंडर आएगा। कहीं वो दोषी जो है वो छुटकर ना चला जाए और बोला जाए कि आपने इस तरह का कोई धारा में प्रावधान नहीं दिया गया है कि जो इस तरह के इंतज़ाम करवाता है लड़कियों के या फिर किसी के भी व्यक्तियों के, कि उन्हें वेश्यावृत्ति में डलवाता है, तो उस व्यक्ति को भी सज़ा दी जाएगी। जैसे थर्ड पार्टी का काम करते हैं ना, एक होती है फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड पार्टी का काम वाला, यानी एक तो डायरेक्ट उसको लड़की को बेच ही रहा है या फिर जो भी इस तरह के झंझट में पड़ रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी क्या करेगी, उसको उपलब्ध कराएगी इस तरह के बच्चे, वो बताएगी कि यहाँ पर हैं, वेश्यावृत्ति के लिए प्रवोक करेगी, तो वो थर्ड पार्टी जो है वो भी दोषी ठहराएगी, उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, यही बोला गया है इसमें। 5C में बोला गया है कोई भी व्यक्ति हो जो मानव तस्करी के लिए किसी भी शिकार के यौन शोषण के उद्देश्य से वेश्यालय में जाता है। यानी कोई व्यक्ति है मानव तस्करी के किसी भी शिकार के, मानव तस्करी का कोई भी व्यक्ति जो है शिकार हो चुका है, कोई महिला है, मान लीजिए महिला ही मान लेते हैं, और वो मानव तस्करी का शिकार हो चुकी है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए B व्यक्ति है, वो उस महिला के यौन शोषण के लिए वहाँ वैश्यालय में जा रहा है, तो क्या होगा, या पाया जाता है या उस समय भी वो पाया जाता है, तो पहली बार दोषी ठहराए जाने पर उसे 3 महीने की सज़ा मिलेगी और 20,000 रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा उसे, या दोनों के साथ, दोनों भी ले सकते हैं उसे 3 महीने की सज़ा और 20,000 रुपये का जुर्माना। और दूसरी बार अगर मिलता है तो 6 महीने की सज़ा
और जुर्माना भी होगा जो 50,000 रुपये तक का हो जाएगा। ठीक। अब 7 में बोला गया मूल अधिनियम की धारा 6 में, जो मूल अधिनियम 1956 का है उसकी धारा 6 दी गई थी, उसमें बोला गया इन सबसेक्शन 1 यानी उपधारा 1, इन क्लॉज बी यानी खंड बी, आफ्टर द वर्ड लाइबल टू फाइन यानी जुर्माने के लिए उत्तरदायी शब्दों के बाद जो 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है शब्द डाले जाएंगे। यानी हमने देखा था कि बहुत सारे पीछे नियमों में ये बोला था जुर्माने में उत्तरदायी होगा, तो वहाँ प्रॉपर पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया था कि कितने जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये सब कन्फ्यूज़न के पार्ट हैं। तो इसमें इन्होंने बोला है कि ऐसे शब्दों के बाद में हम लोग क्या डालेंगे, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपीज़ तक का जुर्माना शब्द आगे भी डालेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट बोला गया उपधारा 2A में दोनों शब्दों पर या नाबालिग शब्द आएंगे, किफ़ायत से इस्तेमाल करो। ये बोला द वर्ड और माइनर अकरिंग एट बोथ द प्लेस शैल बी ओमिटेड। फिर बोला गया है मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा 1 में ए में और उपधारा 2 में परंतुक यानी नियम में या नाबालिग शब्द हटा दिए जाएंगे। कहाँ कहाँ से हटाने हैं, देखिए ये बोला गया है इसमें 7 में से हटा दी जाएंगे, फर्स्ट ए में से हटा दी जाएंगे, उपधारा सेकंड में हटा दिए जाएंगे नाबालिग शब्द। और 9 तो बोला गया है मूल अधिनियम की धारा 8 को हटा दिया जाएगा, जो 1956 की अधिनियम की धारा 8 है वो हटा दी जाएगी। अब 10 में बोला गया मूल अधिनियम की धारा 10A की उपधारा 7 में क्या क्या संशोधन किए गए हैं वो बताए गए हैं इसमें। तो खंड ए में शब्द और अंक या धारा 8 हटा दिए जाएंगे, ये पीछे भी हमने पढ़ा, भी धारा 8 हटा दी जाएगी। खंड बी में शब्द 5 वर्ष के स्थान पर 7 वर्ष शब्द लगा दिए जाएंगे। 5 वर्ष यानी सज़ा बोली हुई, पीछे सज़ा बोली थी, किस में बोली थी, खंड बी में। ठीक है, ये सब किसकी बात हो रही है, धारा 10A की बात हो रही है। 10A की उपधारा 7 में ये सब करे जाएंगे प्रावधान। तो जहाँ 5 वर्ष का दिया गया था कठोर कारावास, वहाँ 7 वर्ष कर दिया जाएगा। मूल अधिनियम की धारा 13 में बोला गया है उपधारा 2 में शब्द एक निरीक्षक के स्थान पर उप एक निरीक्षक शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। हम पीछे पढ़ के आए थे निरीक्षक शब्द, तो उसे हटाकर क्या लगाया जाएगा, एक उप निरीक्षक शब्द लगाया जाएगा। ठीक है, एन इंस्पेक्टर की जगह सब इंस्पेक्टर रख दिया जाएगा। उपधारा 3 में खंड बी में शब्द हो सकता है के लिए शब्द होगा, यानी जो पीछे हम हो सकता है शब्द, ये सभी जो मैं आपको दे रही हूँ ये सभी आप इसमें समझ लीजिए। और अपनी जो पीपीटी है वो पुरानी वाली 1956 की, उसमें ये नीचे संशोधन करके लिखिए कि यहाँ जो 2006 का संशोधन करके ये लगाया गया है हो सकता है को हटाइए और बाकायदा उसको इस तरह हटाकर होगा इस तरह लगाइए। और बाकी तो आपको पता ही होगी कि 2006 में ये संशोधन हुआ है, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, 12 में बोला गया है मूल अधिनियम की धारा 13 के बाद मूल अधिनियम की धारा 13 जो है 1956 की धारा 13, उसमें आपको ही संशोधन करने हैं। कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं, 13A जोड़ी गई है। इसमें बोला गया केंद्र सरकार व्यक्तियों की तस्करी के अपराध को प्रभावी ढंग से रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, ज़्यादातर केंद्र सरकार ही करती है, और वे इतनी संख्या में होंगे और ऐसे तरीके से चुने जाएंगे जो निर्धारित किया जा सकता है। प्राधिकरण का अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित उपधारा 2 के तहत नियुक्त सदस्यों में से एक होगा। उपधारा 2 में परिभाषाएं बताई गई थी ना, तो आप सॉरी उपधारा 2 में, ये उपधारा 2 बोला गया है, ये वो धारा नहीं है, तो इसी 13 की उपधारा जो 2 है उसमें बोला गया है प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल भरने की रीति रिक्तियों और उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सदस्यों द्वारा वैसी ही होगी जैसे निर्धारित किया जाता है।
नेक्स्ट हमारा 13 के बी में बोला गया है, राज्य सरकार व्यक्तियों की तस्करी के अपराध को प्रभावी ढंग से रोकने और मुकाबला करने के उद्देश्य से एक प्राधिकरण का गठन कर सकती है। प्राधिकरणों की सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार, यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। ये किस में बोला गई है? 13 के बी में। इससे पहले जो कर रहा था वो 12 में बोला गया, 13 में ही बोला गया, 13 के ए में बोला गया केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि कौन करेगी? 13 के बी में प्राधिकरण की नियुक्ति राज्य सरकार, और वे इतनी संख्या में होंगे ऐसी रीति से चुने जाएंगे, यानी दोनों को अधिकार दे दिया गया है प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए। केंद्र सरकार भी करेगी, कर सकती है, राज्य सरकार भी, तो दोनों का अधिकार दे दिया गया है ये। ठीक है, अब बोला गया मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3 के प्रथम परंतुक यानी नियम, ठीक है, में दोनों शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द लघु का लोप किया जाएगा। लोप यानी वो हटा दिया जाएगा, वही बोला गया इसमें। और माइनर, माइनर यानी पीछे जो हम पढ़कर आए नाबालिग एक तरीके से वो शब्द होगा। देखिए यहाँ पर इसने क्या कर दिया? लघु कर दिया, कहीं कुछ कर देगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है गूगल के ट्रांसलेशन में। तो माइनर शब्द का हटा दिया गया है, ये बोला गया है इसमें। धारा किसमें से? 17 में से हटा दिया गया है, धारा 3 में। और 14 में बोला गया मूल अधिनियम की धारा 18 में उपधारा 1 में खंड बी या नाबालिग शब्द का लोप। अब देखिए ज़्यादातर आप अंदाजा लगा सकते हैं नाबालिग शब्द को हटा दिया जा रहा है इसमें से, तो इसमें आपको कोई रटने की बात नहीं है, सीधे बोल देना नाबालिग शब्द हटा दिया गया है, मोस्टली हटा दिया गया है इसमें से। मूल अधिनियम की धारा 20 को भी हटा दिया गया है। धारा 20 मैंने आपको शायद पढ़ाई नहीं थी उसमें, तो धारा 20 इसमें से हट गई है। अब 16 बोला गया है मूल अधिनियम की धारा 22 जो है, 22 भी मैंने आपको आई थिंक पढ़ाई नहीं थी, उसकी उपधारा 1 जो है ये रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, उसे दोबारा से एक सीक्वेंस में लगाया जाएगा। बोला गया है उपधारा 1 में जैसा कि पुनः क्रमांकित किया गया है शब्दों और अंकों धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर धारा 5, 5B, 5C, 6 या 7 को प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि धारा 6 को हटा दिया जाएगा, नाम हटाएगा 7, 8, और इसकी जगह क्या बोला जाएगा? धारा 5 हो गया, और उसके बाद 5B, 5C बोलेंगे हम। ठीक है, 5 और 5B, 5C इन सभी को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, यानी इन सभी को हटाया जा रहा है। यानी धारा 5B नहीं है, इनमें से कोई भी धारा नहीं है। अब बोला गया उपधारा 1 के बाद इस प्रकार पुनः क्रमांकित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा ये बोला गया है, निम्न सम्मिलित किया गया है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के CRPC यानी के बावजूद, IPC, तो इंडियन पिनल कोड, इस अधिनियम के तहत कार्रवाई की सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। पहले कहाँ कोर्ट में करी जा रही थी, लेकिन खुले में, तो लेकिन अब जो है इसमें बोला गया है 1793 के तहत किस में की जाएगी? बंद कमरे में की जाएगी। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, नाबालिग लड़की के साथ जब दुष्कर्म कोई होता है तो उसमें पॉक्सो एक्ट में पढ़ा था हमने, तो जिस तरह उसकी भी प्रक्रिया किस में? बंद कमरे में सुनी जा रही थी, तो सेम इस तरह की भी दुर्घटनाएं जो भी होंगी वो भी क्या है? बंद कमरे में सुनी जाएंगी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत, ये बोला गया है इसमें। अब 17 बोला गया मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा 2 में खंड जी में उपखंड 8 में और शब्द और अंक धारा 8 को हटा दिया जाएगा, 8 को हटा दिया जा रहा है। खंड जी में, जी के बाद निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे। कौन से डाले जाएंगे वो देख लेते हैं। GA डाला जाएगा, प्राधिकरणों के सदस्यों की संख्या बताई जाएगी। पीछे हम पढ़कर आ रहे थे ना, प्राधिकरणों की संख्या कौन नियुक्त कर सकता है भाई? राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों। तो यही बोला गया है कि जी में वह तरीका जिससे ऐसे सदस्यों को धारा 13B की उपधारा 3 के तहत नियुक्ति के लिए चुना जाएगा। ठीक है, और कार्यकाल, तरीका, रिक्तियों को भरना, सेवा मुक्ति में अपनाई जाने वाली धारा 3B के, इसे आप स्वयं से पढ़ लेना। ठीक है,
अब मूल देख लेते हैं कितना 18 में बोला गया मूल अधिनियम की धारा 23 के बाद निम्नलिखित धाराएं डाली जाएंगी। कौन कौन सी डाली जाएंगी? 23A डाली जाएगी, जिसमें क्या बोला गया है, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के नियम बनाएगा, विशेष रूप से पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। पीछे जो भी बनाए गए हैं उनको बिना प्रभाव डाले। प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या और वह तरीका जिससे ऐसे सदस्यों को उपधारा के 13A की नियुक्ति के लिए चुना जाएगा। प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल भरने की विधि, रिक्तियां, उनके निर्वहन में अपनाई गई प्रक्रिया धारा 13A के उपधारा सदस्यों द्वारा कार्य होगा। इसके थर्ड बोला गया केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा। 30 दिनों की अवधि के लिए रखा जाएगा इस तरह के प्रावधानों को, जो एक सत्र में शामिल हो सकता है या दो से अधिक क्रमिक सत्रों में, या यदि सत्र के तुरंत बाद या उपयुक्त क्रमिक सत्रों की समाप्ति से पहले दोनों सदन नियमों में संशोधन के पर सहमत हो। दोनों सदन जो लोकसभा राज्यसभा जो होती हैं वो सहमत होने चाहिए। 30 दिन तक रखा जाएगा और दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा वो दोनों क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। तो इसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा जैसे भी मामला हो। हालांकि ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण उस समय के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। बढ़ते आगे की ओर 19 में बोला गया मूल अधिनियम की अनुसूची में अंक और शब्द 20 जिला मजिस्ट्रेट। हमने पीछे जिला मजिस्ट्रेट पढ़ा था कि जिला मजिस्ट्रेट शब्द का क्या हुआ था, यूज हुआ था। उप विभागीय मजिस्ट्रेट भी आया था, सब डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, स्पेशली एम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल बी ओमिटेड। इस तरह के शब्द क्या हटा दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त कोई कार्यकारी मजिस्ट्रेट छोड़ दिया गया यानी हटा दिया गया है। यही इसका लास्ट सेशन है ये हमारा। इसमें बोला गया है इन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 इन शेड्यूल इन अ पार्ट ए पैराग्राफ 2 the following paragraph shall be inserted, namely paragraph 3, offense under the Immoral Traffic Prevention Act 1956 section 5A. In part B, the paragraph 4 related of offense under the the Traffic Prevention Act 1956 section 8. यहाँ तक जो हमारे ये एक्ट है 2006 का संशोधन वाला ये कंप्लीट हो चुका है। आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए कि कैसे याद होगा। लास्ट में मैंने कहा है मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगी तो फिर यानी आप लोगों को याद भी होगा। इसी तरह ये भी काफ़ी बड़े नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स ऐसे होते हैं कि केवल आपको हेडिंग और जो मेन बातें हैं वो याद रखनी है। उस तरह के शॉर्ट्स नोट्स मैं आपको समझा भी दूंगी किस तरह बनाने हैं, बाकी आपको मैं दे भी दूंगी बना करके। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। और ये थोड़ा रात का समय है तो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी, इसकी वजह से जमाई काफ़ी आ रही थी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।